हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडी वेरी वेल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये इसकी पहली क्लास होगी। सबसे पहले जिन भी बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, सीधा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वाले वीडियो से। सबसे पहले जाके प्लीज़ वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, अराउंड 20 मिनट की है। द रीज़न, उससे आपके जो भी बेसिक डाउट होंगे वो सारे चले जाएंगे। ठीक है, सारे क्लियर आउट हो जाएंगे, ताकि आप मुझसे जो भी क्वेरीज करो वो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट करो, टॉपिक करो, ना कि सर कितनी क्लास होंगी, कितनी देर की होंगी। बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, वो आप ना पूछें। ठीक है, तो प्लीज़ वो जाके देखिए, उसमें कुछ और भी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीज़ें बता रखी हैं मैंने। ठीक है, चलिए। तो आज के, अब देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, ये पहले ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट सॉरी सॉरी ये पहले ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस था। तो अब ऑडिटिंग अलग हो गया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि हम अगर सीधा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जंप करेंगे, हम बेसिक नहीं समझेंगे, तो हमें समझने में दिक्कत होगी। सर बेसिक में क्या? बेसिक में कि कंपनी क्या होती है और ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिट का एक बहुत बेसिक पार्ट समझेंगे, बहुत बेसिक पार्ट। जिन्होंने ऑडिट पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, अपने सैम 4 में, सॉरी सैम 5 में। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको एक बेस देना मुझे बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज़ उनको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर स्टार्टिंग में तो फिर भी बेसिक चीज़ें समझ में आते चली जाएंगी, फिर बाद में जब जब ऑडिट का ही बेस नहीं है तो बाद में समझ में क्या आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी कहा था कि स्टार्टिंग में 2-3 क्लासेस आपकी बहुत स्लो पेस में चलेंगी। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा बेस भी बनाना है, आपका बेसिक चीज़ें बतानी है। मैं सीधा चाहूँ तो सीधा पढ़ा दूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उससे फ़ायदा होगा नहीं, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। ठीक है, और छोटे छोटे टर्म्स होती हैं जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो चीज़ों को, तो छोटे छोटे बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, वो मुझे समझाने में टाइम लगेगा और वो मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा। ठीक है, आई होप इतना आप समझ रहे हो। तो थोड़ा मैनेज करना 2-3 क्लास तक, अगर थोड़ा स्लो पेस में हम पढ़ें। ठीक है, चलिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये था। ये अपने जो भी हैं, अपना इंडेक्स ये वाला पेज पे है। तो आपको फुल इंडेक्स भी आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएगा अलग अलग, अगर आपको ये बहुत छोटा लग रहा हो। तो अभी हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 इकट्ठा ही कर लेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा ऑडिट समझेंगे। ऑडिट से पहले हम ये समझेंगे अभी कि कंपनी क्या होती है, फिर समझेंगे ऑडिट क्या होता है, फिर उसके बाद आएंगे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। आई होप इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बताओ कंपनी क्या होती है। किसी ने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। दिमाग में सोचो कि एक कंपनी होती क्या है। कंपनी बनती है, फिर वो बिजनेस स्टार्ट करती है, फिर बिजनेस ग्रो करती है, फिर ईयर एंड पे उसकी बैलेंस शीट, पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट, ये सब बनते हैं, राइट। उसके बाद आपका ऑडिट होता है, करेक्ट। चलिए, थोड़ा सा जान लेते हैं, हल्का सा समझ लेते हैं। जैसे मैं ऑडिट की क्लास में जब पढ़ाता हूँ, तो मैं किसी कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादातर टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेता हूँ या फिर किसी सैमसंग वगैरह का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ भी हम एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल किसी भी कंपनी का। चलो टाटा मोटर्स का ही ले लेते हैं। टाटा मोटर्स एक कंपनी है, पता ना, टाटा की गाड़ियाँ आती हैं। तो मान लो, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ किसी कंपनी है, ताकि आपको याद रहे। कोई कंपनी जो नई नई बनती है, मान लो नई कंपनी बनाई हमने, इसको ऐसे कर लेते हैं। टाटा मोटर्स, ठीक है। ऑडिट जितना डीप में नहीं जाएंगे हम, लेकिन एक बेसिक चीज़ें समझ कर तो चलेंगे ना। देखिए दोस्तों, जब नई नई कंपनी बनाते हो आप, तो कंपनी हम क्या करते हैं, कंपनी में जितने डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर बनने वाले होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, उनसे क्या करते हैं हम, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस प्रूफ वगैरह सारे प्रूफ मिला के हम आरओसी में सबमिट करते हैं। ठीक है, आरओसी, आरओसी को क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कुछ याद खास रखने की ज़रूरत आपको है नहीं, ये बहुत बेसिक है। जब भी कंपनी बनानी होती है कोई, तो हम आरओसी के पास जाते हैं,
ऑनलाइन करते हैं सारा काम आज की डेट में। आरओसी हो गया आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये किसके अंडर में आता है? ये आता है एमसीए के अंडर। सर अब एमसीए क्या होता है? एमसीए होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, यानी एक वो हमारी मिनिस्ट्री है जो सारी कंपनियों, जो कंपनियां बनती हैं उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह संभालती है। ठीक है, सारी फाइलिंग वगैरह एमसीए की मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। इसका जो डिपार्टमेंट है आरओसी, जब भी हम कोई फाइलिंग करते हैं, नई कंपनी बनाते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करते हैं, तो हम कहाँ करते हैं? आरओसी में। आरओसी में फाइल करते हैं हम बहुत सारी चीज़ें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा ना, एमओए, एओए, उसके बाद सारे डायरेक्टर की आईडीज़ वगैरह सब कुछ जाते हैं, ये सब जाते हैं। उसके बाद फाइल करते हैं हम। फाइल स्पाइस फॉर्म होता है एक, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये सब फाइलिंग वाइलिंग करने के बाद एमसीए हमको क्या कर दे देता है? COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? कंपनी का एक तरह से आधार कार्ड होता है, जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, जिसमें आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर, एक नंबर लिखा होता है आधार नंबर, ऐसे एक सिन नंबर होता है। और उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं? सिन नंबर मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और COI मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ठीक है, ये कंपनी आपकी बन गई। थोड़ा सा मैंने हल्का सा आपको ज्ञान देने की कोशिश की है जस्ट समझने के लिए, ताकि आपको आगे दिक्कतें ना आए। ठीक है, कंपनी बन गई, अब चलो कंपनी काम स्टार्ट कर रही है। बहुत बेसिक समझ के चलेंगे, बहुत ही बेसिक। कंपनी बनी। अब कंपनी कोई भी बनती है, टाटा मोटर्स है ना, गाड़ियाँ बनाती है। ठीक है, जो भी है। अब एक गाड़ी बनाने के लिए कंपनी क्या करेगी? पहले रॉ मटेरियल्स लाएगी, टायर, इंजन, लोहा, शीशे, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं सबसे पहले वो आएंगे। रॉ मटेरियल्स आ गए। अब रॉ मटेरियल के बाद वो फिनिश गुड्स बनेंगे। जिन बच्चों ने ऑडिट क्लास भी ली है हमारी, या फिर कहीं और से भी ली है, तो उनको लगेगा कि सर काफ़ी कम बता रहे हैं। ऑडिट की क्लास में क्या होता है, और ज़्यादा इस चीज़ को ब्रॉडली मैं डिस्कस करता हूँ, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी क्या है, अभी हम ओवरव्यू खाली लेके चल रहे हैं कंपनी का और ऑडिट का। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ऑडिट क्या होता है। ठीक है, फिनिश गुड बन गया। फिनिश गुड्स के बाद उसकी सेलिंग होगी, सेल्स होगी ना, सेल्स होगी जी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अलग अलग सप्लायर होंगे, मतलब यहाँ पेमेंट होंगी बहुत सारी, फिर यहाँ पे पैसा आएगा सेल के बाद। अब यहाँ पे बहुत सारे खर्चे होते हैं, एडमिन खर्चा होता है, ठीक है, ऑफिस का रेंट होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली कंपनी काम करती है। अब इसके बाद क्या होता है, ईयर एंड पे आपके बुक्स बनती हैं, फाइनल अकाउंट बनते हैं। क्या बनता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ये मोटी मोटी सारी चीज़ें बनती हैं। ईयर एंड पे कब बनती है? 31 मार्च तक। ये सब हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है ऑडिट। ठीक है, ऑडिट कब तक होता है? जनरली जनरली ऑडिट होता है 30 सितंबर तक। जो कंपनी ने अपने कंपनी के अंदर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सारे बिल्स की एंट्रीज, जो भी चीज़ें बनाई, सब जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, उसका लास्ट में क्या होता है? ऑडिट होता है। और ऑडिट कौन करता है? ऑडिट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है दोस्तों। सर ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म जब ऑडिट करती है, तो ये जो भी इस कंपनी में काम हुए हैं, उन सब कामों को
चेक करता है। ठीक है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, इन सबको जो भी कंपनी ने बनाया ना, उसको ऑडिटर चेक करता है कि इसने कहीं फ्रॉड तो नहीं किया, इसने कहीं घपला तो नहीं किया, सही चीज़ को कहीं गलती से कुछ और तो नहीं दिखा दिया। कई बार गलती भी हो जाती है क्योंकि कंपनी में इतने अच्छे अच्छे अकाउंटेंट तो होते नहीं है। ठीक है, और हो सकता है कुछ गड़बड़ी करें, तो उनको ऑडिटर चेक करता है। ऑडिटर यानी सीए चेक करता है और साथ में अपनी एक रिपोर्ट निकालता है। इसको मैं यहाँ कर दूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ इसके साथ साथ ऑडिटर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे होती है आपकी ऑडिट, जिसमें वो आपकी सारी चीज़ें, कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ चेक करता है और ये बताता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है या नहीं। सही है तो कितना सही है, गलत है तो उस पर अपने कमेंट डालता है ऑडिटर। और क्या इशू करता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, अब ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सब चीज़ों को चेक करता है और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि हाँ जी बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंट सब ठीक ठाक हैं या नहीं। ठीक है, मान के चलते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। 30 सितंबर को इसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट डाल दी। ऑडिट, मान लो मेरा नाम अजय है, सी अजय। ठीक है, मैंने ये रिपोर्ट जारी कर दी, अपनी ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर को। अब कंपनी को एक महीने के अंदर यानी 31 अक्टूबर तक ऑडिटर की रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट होते हैं। अच्छा, इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो पता है आपको कि नहीं पता? इन सबको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिन बच्चों को नहीं पता या भूल गए हैं, मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। जो ये बच्चा बिल्कुल बेस से पढ़ रहा है, बेसिक से पढ़ रहा है, उसको भी दिक्कत ना हो। आई होप इतना क्लियर है। यानी 31 मार्च तक सारे बैलेंस शीट वगैरह पेंडर कंपनी ने बनाई। कंपनी ने बनाई, उसके बाद ऑडिटर का काम स्टार्ट होता है। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को चेक करेगा और एक अपनी भी एक रिपोर्ट जारी करेगा। उस रिपोर्ट को बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसमें वो ये बताता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है मेरी ओपिनियन में, यानी ऑडिटर के ओपिनियन में। ठीक है सर। अब ऑडिटर रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सारे इनकी फाइलिंग होती है। फाइलिंग मतलब बताया, कंपनी क्या करते हैं, फाइल करते हैं इनको किसके पास, आरओसी में। ये चीज और ये चीज यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी फाइल करेगी, आरओसी को बताएगी कि हाँ जी हमने सारा काम अपना कर दिया है, आरओसी में फाइलिंग हो चुकी है। आरओसी यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी को। तो ये एक बेसिक काम होता है कंपनी का पूरे साल में। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कंपनी लोन वगैरह भी लेती है। कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में फिर उसको फॉरेक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज का। आरबीआई के कंप्लायंसेस भी होते हैं। ठीक है, कस्टम डिपार्टमेंट के कंप्लायंस भी होते हैं, कस्टम भी भरना पड़ता है, जीएसटी भी भरना पड़ता है। जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम, आरओसी, आरबीआई, ये सारे काम जो भी कंपनी करती है, ये ऑडिटर उन सब चीज़ों को चेक करता है, यानी सब कुछ चेक करता है। जो चीज़ सब कुछ चेक करता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या बोलते हैं उसको? देखो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका समझने के लिए है, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आपको मैसी लग रहा होगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है, मतलब जो भी कंपनी पूरे साल में काम करती है, जो भी रिपोर्टिंग करती है, जो भी स्टेटमेंट्स बनाती है, वो सारी चीज़ें लास्ट में ऑडिटर चेक करता है और चेक करने पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। वो ऑडिटर की रिपोर्ट और कंपनी खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
वो सारे उनके बेस पे फॉर्म भरता है, कंपनी एक फॉर्म भरती है, फॉर्म किसको भरती है? वापस आरओसी को, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। आई होप इतना आपको क्लियर है, ठीक है। और भी तरीके के ऑडिट होते हैं, जैसे टैक्स का ऑडिट अलग होता है जो टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है, स्पेशल ऑडिट अलग होते हैं। आरबीआई अगर कुछ चाहे तो वो ऑडिट अलग करा सकती है, सेबी चाहे तो ऑडिट अलग करवा सकती है, वो चीज़ अलग है। एक बेसिक ऑडिट ये होता है आपका पूरा सिनारियो, ठीक है। ये देख लो, मैं बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको एक बेस पता हो। दोबारा सुन लो, कंपनी बनी, बनने के लिए उसने डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट, शेयर होल्डिंग कौन कौन है, एओए एमओए, जो भी सारी चीज़ें डाली जाती हैं कंपनी में होती हैं, वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट सबमिट गए आरओसी को। आरओसी ने सब कुछ चेक किया, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसने क्या किया, सीओआई कंपनी सीओआई क्या बोल रहा हूँ तो मैं, हाँ सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आरओसी ने कंपनी को दे दिया कि ये लो भाई तुम्हारा आधार कार्ड। इसके वजह से कंपनी अपना काम स्टार्ट करती है। कंपनी सेल परचेज जो भी उसको धंधा करना है, बिजनेस, मटेरियल बनाना, गाड़ी बनाना अपने केस में, वो बना के मार्केट में बेचती है, और सारे अपने जर्नल लेजर पोस्टिंग जो भी अपने कंपनी के अंदर अकाउंटिंग करती है, उन सब चीज़ों को भी, उस अकाउंटिंग को भी, और भी अकाउंटिंग के साथ साथ की जो चीज़ें हैं, जैसे लोन वोन लिया है कंपनी ने, किसी को दिया है, टैक्स कितना भरा है, ये सारी चीज़ें ऑडिटर चेक करके अपनी लास्ट में एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। वो जब सबमिट कर देता है तो सब कुछ वापस फाइल होता है आरओसी को। ये एक बेसिक सिनारियो होता है, ठीक है। अब देखो, तो अब ऑडिट हुआ क्या, ये हमने पढ़ लिया। वहाँ पे एक ओवरव्यू देख लिया ऑडिट का। अब ऑडिट की डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। ये चीज़ मैं ऑडिट का सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा और बड़ी डेफिनेशन होती है, लेकिन अभी मैं जैसे मैंने पहले कहा, एक बेसिक लेके चलेंगे हम, ताकि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दिक्कत ना हो। और इतना भी नहीं कि मैं पूरा पूरा ऑडिट यहाँ पढ़ा दूँ, उसका भी फ़ायदा नहीं है, राइट। तो ये चीज़ हम पढ़ के चलेंगे, इसके बाद अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट कर देंगे। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑडिट, चलो ये रहने दो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICAI। ICAI जो इंस्टीट्यूट है, पूरे एशिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करवाता है, सीए करवाता है, ठीक है। सीए जब यहाँ से बंदा बन जाता है, उसके बाद ही वो ऑडिटर बनता है। जस्ट बता रहा हूँ, जो डिग्री मिलती है ना, जैसे आपको कॉलेज की डिग्री मिलेगी, जब आप थर्ड ईयर पास कर जाओगे तो आपको कॉलेज की डिग्री मिलेगी ना, ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे डॉक्टर के कोर्सेज अलग होते हैं, लॉयर होता है, इंजीनियर होता है, ऐसे जो सीए का इंस्टीट्यूट है वो ये है, जो कि सीए की डिग्री आपको देता है जब आप इसको क्लियर कर लेते हो, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट ने ऑडिटिंग की डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है वो डेफिनेशन? अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किस चीज़ का? डेटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे अदरवाइज हो, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो, वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी हो सकता है। दोबारा सुनो, असिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट, जिन वर्ड्स को मैंने बॉक्स में डाला है वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट समझना। अभी हम ऑडिट समझ रहे हैं, अभी दो थोड़ी देर के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को होल्ड करो अपने दिमाग में। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब ये नहीं होता कि ऑडिटर आया, ऑडिटर ने सीधा क्या करा, बोला कि ये ले आओ अपना ना सेल्स की बुक ले आओ, सीधा अपना एक परचेज का रजिस्टर ले आओ, मैं चेक कर लेता हूँ आपने सही सेल के बिल सही डाले कि नहीं डाले। नहीं, सिस्टमैटिक होता है काम। पहले ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर यानी वो सीए कंपनी से बोलता है कि मुझे ये डाटा चाहिए, लिस्ट भेजता है, कंपनी वो डाटा उसको प्रोवाइड करती है। फिर वो डेटा के बेस पे ऑडिटर क्या करता है, सारी चीज उन डेटा को चेक करता है। चेक करने के दौरान उसे कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो फिर से मांगता है कंपनी से, वो मांग के दोबारा चेक करता है। फिर चेक करने से दौरान उसे जहाँ गड़बड़ियाँ लगती हैं वो बोलता है कि मैनेजमेंट यानी कंपनी के जो लोग हैं, डायरेक्टर हैं, एम्प्लॉई हैं, कि तुम बताओ कि यहाँ कहाँ कहाँ ये गलती है, ये बताओ गलती क्यों हुई, उनसे पूछेगा।
ठीक है, उनसे जवाब मांगेगा, उनके जो जवाब आएंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए और जो भी उसने चेक किया है उन सबको उसके बेस पे वो ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है। ऐसे नहीं ऑडिटर उठ के आता है ऑफिस में, हाँ जी ये ले आओ, वो वाली बुक ले आओ और चेक करके अपने आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करता था, नहीं। सब कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग से होगा, पहले वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर उसके बाद से गलतियाँ निकालेगा, फिर उनसे पूछेगा। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, कुछ भी आगे पीछे नहीं होता कि कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए क्या वर्ड आया यहाँ पे, सिस्टमेटिक। दूसरा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या दोस्तों, एक इनडिपेंडेंट, बिना किसी डिपेंडेंट हुए, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए एक ऑडिटर ये सारी चीज़ें चेक करता है। मतलब सर क्या हुआ, मतलब ये हुआ, मान लो ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है उसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए इस कंपनी से, वो बिल्कुल किसी के दबाव में रहे बिना ऑडिट करे, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ऑडिटर का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे ऑडिटर बनता ही वही है जो कंपनी से इसका लेना देना ना हो, ये सीए एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, वो आप ऑडिट में पढ़ोगे कि जिसका कोई लेना देना नहीं होता उस कंपनी से, वही लोग उस कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब हमने क्या समझा यहाँ पे, इनडिपेंडेंट, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए, बिना कंपनी से कोई लेन देन हुए, बिना कंपनी को से हमारा कोई रिलेशन हुए, उसका ऑडिट करना, उसकी चीज़ों को चेक करना, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट, बिना डिपेंडेंट हुए किसी चीज़ पे। किस चीज़ का डेटा हो सकता है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं, स्टेटमेंट, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पी एंड एल, रिकॉर्ड, कोई भी उन्होंने रजिस्टर बना रखा है, अटेंडेंस रजिस्टर बना रखा है, वो भी चेक करना। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको चेक करना, चाहे फाइनेंशियल हो अदरवाइज हो। सर फाइनेंशियल तो समझ में आता है, बैलेंस शीट, पी एंड एल वगैरह। फाइनेंशियल मतलब क्या हुआ, वो कंपनी जो पैसों के लिए काम करती है। सर हर कंपनी पैसों के लिए काम करता है, हर धंधा पैसों के लिए होता है। तो ये अदरवाइज का मतलब क्या है सर, अदरवाइज का मतलब है एनपीओज। एनपीओज होती है ना, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, इनफैक्ट अभी भी पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन के दौरान। जो एनपीओज होती हैं हालांकि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, लेकिन वो काम तो करती हैं ना, उनके भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, उनकी भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह वो भी बनती हैं। लेकिन वहाँ पे ऑडिट करने का मेन पर्पस सिर्फ पैसा चेक करना नहीं होता, फाइनेंशियल ही चेक करना नहीं होता, साथ में ये भी होता है ऑडिटर का कि ये एनपीओ जिस चीज़ के लिए बनी है, ये गरीबों के लिए बनी है, तो गरीबों का काम कर रही है कि नहीं कर रही, गरीबों के भले के लिए कर रही नहीं कर रही, या फिर फेक एनपीओ बना दी सिर्फ बिलिंग घुमाने के लिए, एक नंबर का पैसा दो नंबर का बनाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। समझ गए, तो ऑडिटर फाइनेंशियल भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है। फॉर अ स्टेटेड पर्पस, सर स्टेटेड पर्पस क्या है, स्टेटेड पर्पस ये है, हो सकता है कि पूरी की पूरी कंपनी का ऑडिट कराया जाए, हो सकता है कि ऑडिटर को अपॉइंट इसलिए किया गया है वो कंपनी के किसी एक छोटी सी चीज़ का ऑडिट कर रहा है, वो खाली सेल्स का ऑडिट कर रहा है, खाली फिक्स एसेट का ऑडिट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। स्टेटेड पर्पस यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो ऑडिट करने जा रहा है। ठीक है, ऑडिट भी 10 तरीके के होते हैं जो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर तरह का ऑडिट हो सकता है, तो ये है हमारी मोटी मोटी एक डेफिनेशन। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा फिरा के, इन ऑडिटिंग सिचुएशन द ऑडिटर परसीव्स रिकॉग्नाइज प्रोपोजिशन बिफोर हिम, यानी ऑडिटर क्या करता है, उन सब चीज़ों को चेक करता है जो उसके पास लाई गई हों, ठीक है, कलेक्ट या फिर उसने कलेक्ट किया हो सबूत, इवेल्युएट किया हो उन सबूतों को, यानी जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास आया उनको उसने चेक किया हो अच्छे से, उसके बेस पे अपने सबूत इकट्ठे किए हों कि हाँ जी कंपनी में ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और आखिरकार वो सारी चीज़ें वो कम्युनिकेट कर दे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। बस ये होता है ऑडिट। अब ऑडिट का पर्पस भी सुन लो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एग्जामिन करे रिलायबिलिटी, भरोसा और वैलिडिटी, यानी कितना सही है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आगे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का वो क्या होता है, वेदर
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये है मेन चीज। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? जो ऑडिटर ने सारा कुछ चेक किया, इसके बेस पे जो इन सबको चेक किया, तो ये क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? मतलब सर ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? मतलब ये होता है, ऑडिटर क्या करेगा, जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया था, मैं क्या करूँगा, अगर मैं टाटा मोटर का ऑडिटर कर रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा सब कुछ चेक करने के बाद कि ये सारे बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये हुआ कि जो लॉ इस पे एप्लीकेबल है उसी हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट बने हैं कि नहीं बने। कंपनीज एक्ट में एक कंपनी को जो जो करने को बोला है, जैसे कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कि डू अक्रूवल, अक्रूवल पे बुक्स बन सकती हैं। एक कंपनी कभी भी कैश पे अपने बुक्स नहीं बना सकती, कैश बेसिस पे। कंपनी एक्ट में लिखा हुआ सेक्शन 128 129 में, 129 में लिखा हुआ है। उसमें ये भी लिखा है कि डबल एंट्री पे ही बुक्स बन सकती हैं। कंपनी कभी भी सिंगल एंट्री पे बुक्स नहीं बना सकती। आपने सिंगल एंट्री अकाउंट सिस्टम भी पढ़ा होगा पहले। तो ये कुछ कुछ चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो कंपनीज एक्ट में लिखी हैं या इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हैं, किसी भी लॉ में लिखी हैं, जो हिसाब से उसको करना चाहिए कंपनी ने वही हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं कि नहीं बनाए। अगर जो जो चीज़ें उसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, जो जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जो जो सेक्शन एक कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल्स बनाए हैं, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, ये सब बनाया है, तो कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अदरवाइज ऑर्डर की नज़र में ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक सा मतलब है आपके ऑडिटिंग का। अब जाके हमने हमने कितना टाइम लगा दिया इसमें? हमने लगभग लगभग आधा घंटा लगाया, बहुत फास्ट किया वैसे तो, एक बेसिक समझने में ऑडिट का, कि एक कंपनी क्या होती है और कंपनी का ऑडिट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, अगर मैं वो बेस नहीं बनाता, आपका ऑडिट नहीं समझाऊंगा, तो आपको पहले 2-3 क्लास तो आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद बहुत दिक्कतें होती। ठीक है, चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं अब अपना द मेन सब्जेक्ट विच इज सीजी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, पहले समझ लेते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। देखिए, दो शब्दों से बना है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनियां, कॉर्पोरेट वर्ड से सिर्फ कंपनियां मत समझना, इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, एक वर्ड हो गया हमारा ये, एक वर्ड हो गया हमारा ये। ठीक है, कॉर्पोरेट में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, कंपनीज, फर्म्स, एलएलपीज, इंडिविजुअल यानी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन सबको बोल रहा है एक तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे सिर्फ कंपनीज नहीं है। कॉर्पोरेट में यहाँ पे जो भी काम धंधा कर रहे हैं लोग, वो सारे आ गए, वो सारे तरह के एंटिटीज आ गए, सारे तरह के पर्सनस आ गए। आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो फर्म अलग होती है, उसके पार्टनर को अलग माना जाता है, कंपनी अलग माना जाता है, उसके शेयर होल्डर और उसके डायरेक्टर को अलग माना जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट समझ के चलिए। कहने का मतलब जितने भी तरीके के काम हैं, ठीक है, बिजनेसेस हैं, वो गवर्नेंस कहाँ से वर्ड आया है, गवर्न से। गवर्न, गवर्न मतलब चलाना, कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी कम, कंपनी को चलाना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी को चलाना, कंपनी को कैसे चलाना है,
कैसे चलाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार। कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेसेस, गवर्नेंस का मतलब चलाना, गवर्न करना। बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्न करती है पूरे देश को। ठीक, चलाना, गवर्न का मतलब होता है चलाना या ऑपरेट करना। अगर आपको डिक्शनरी में नहीं समझना, लेकिन यहाँ पर क्या समझ के चलिए, कंपनी को चलाना, अच्छे से चलाना। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है, कंपनी को कितने अच्छे ढंग से चलाना, क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम मान के चले कि इस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। वो कॉन्सेप्ट है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये ओवरव्यू था। अब डेफिनेशन समझते हैं। पहले लाइन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताऊंगा। आज की क्लास में हम बहुत लाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा। अभी इससे पहले जो पढ़ा वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक माइंड में होना चाहिए मोटा मोटा कि हाँ कंपनी बनती है, उसका ऑडिट होता है, एक ऑडिटर होता है सीए, वो ऑडिट करता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी डेप्थ में आपको ऑडिट का थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अबाउट प्रमोटिंग फेयरनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। कब? इन द रनिंग ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी में जो भी काम चल रहा है उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उस अगर ये सब चीज़ें होंगी तब माना जाएगा कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा चल रहा है। कंपनी इज फॉलोइंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तब हम मान के चीज चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर फेयरनेस मतलब, फेयरनेस का मतलब क्या होता है दोस्त, कि चीज़ें सबके बीच में फेयर हो। सर मतलब अभी भी नहीं समझ में आया। फेयर का मतलब एक लोग किसी एक के साथ अच्छा करना, किसी एक के साथ गलत करना, वो अनफेयर हो जाएगा। सबको बराबरी से लेके चलना, वो हो गया हमारा फेयरनेस। सर अभी भी समझ में नहीं आया। जैसे कि अब शेयर होल्डर होते हैं, कंपनियां मान लो 100 शेयर होल्डर हैं। आप देखते हो ना शेयर मार्केट में शेयर परचेस करते हो, बेचते हो, या आप नहीं करते तो बहुत से लोग करते होंगे आपके नोन में। अब एक बताओ, कंपनी ने किसी को फैसिलिटी दी ज़्यादा, यानी कुछ जो बड़े शेयर होल्डर हैं उनको तो कंपनी टाइम टू टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भेज रही है, उनको कंपनी में जो जो नई नई चीज़ होने वाली है वो भी बता रही है। और जिन बेचारों के पास कम शेयर है, कंपनी उनको सारी चीज़ें बता ही नहीं रही। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये गाड़ी ही है, हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था। अब ये गाड़ी इंडिया में ही हर स्टेट में अलग अलग बिकती है रेटों पे, लेकिन उनका रेट अलग होने का रीज़न मेन क्या होता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह। ठीक है, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये जानबूझ के कंपनी क्या करे, किसी स्टेट में कम बेचे, किसी स्टेट में ज़्यादा महंगी बेचे, जानबूझ के, टैक्स की वजह से नहीं, किसी और रीज़न से, अपने ही मन से कि भाई यहाँ पे तो शहरों में तो हम ज़्यादा महंगी बेचेंगे, गाँव में सस्ती बेचेंगे, या फिर गाँव में महंगी बेचेंगे क्योंकि गाँव में ट्रांसपोर्ट इतना है नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा महंगी बेचेंगे, यहाँ पे सस्ती बेचेंगे। तो ये फेयर बिजनेस नहीं हुआ, कंपनी फेयरली काम नहीं कर रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपनी को फेयर होना चाहिए, तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा माना जाएगा। अगला क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, सब कुछ साफ साफ कंपनी को बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपा रही है कंपनी। कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कंपनी कितना बड़ी बन रही है, कंपनी ने कितने लोन लिए हैं, कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा, कंपनी अपना टाइम पर टैक्स भर रही है नहीं भर रही, ये सब कुछ पता होना चाहिए शेयर होल्डर्स को। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए शेयर होल्डर की तरफ। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर को पता ही नहीं है कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कितने प्रॉफिट हुए हैं कितने लॉसेस हुए हैं, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अगला वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या दोस्तों, जिम्मेदारी। जो भी काम कंपनी में, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, वो सारा जिम्मेदारी से हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी कंपनी की हो।
ऐसा नहीं है कंपनी ने कोई गाड़ी भेज दी, उसमें बोला था कि इसमें एयर बैग्स होंगे और एयर बैग्स उसमें है नहीं, अब उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। ये मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लिया, मुझे बस आपको अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग समझाना था। ठीक है, यानी कंपनी सारा काम अपने कंपनी में जो भी उसके ऑपरेशंस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है या फिर गाड़ियाँ बनाना ही है, उनको भरोसे से बनाए। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को गलत करे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इट इज़ अबाउट प्रमोटिंग यानी प्रमोट करना, इन चीज़ों को अच्छा करना और बढ़ाना, अच्छी तरीके फेयरनेस तरीके से काम करे, सब कुछ सबके जानकारी में हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबिलिटी और पूरे जिम्मेदारी से कंपनी काम करे। ये सब चीज़ें करती है तो उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस माना जाता है, मतलब अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस माना जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस एज टू हाउ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड करता है ऐसी गाइडलाइंस कि कैसे कंपनी को डायरेक्ट करना चाहिए यानी चलाना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए, ताकि सच दैट इट कैन फुलफिल इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव in a manner that adds to the value of the company and it is also beneficial for all stakeholders। सर क्या बोल दिया इसने? कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए जिससे कंपनी को कैसा चलेगी, कैसे कंट्रोल होगी, ताकि उसके सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव हों, किस तरीके से उसकी वजह से कंपनी की वैल्यू और कंपनी की वैल्यू बढ़े और बेनिफिशियल हो किसके लिए, सारे स्टेक होल्डर के लिए। सर स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर आपको पता होगा, वैसे तो आपने पहले पढ़ा होगा कहीं, बट नहीं पता तो फ्री बता दूं, बहुत बच्चे पूछते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि जो भी कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे वो डायरेक्ट रिलेटेड हो चाहे वो इनडायरेक्ट रिलेटेड हो। सर जैसे कंपनी से डायरेक्ट रिलेटेड कौन से होते हैं लोग? कंपनी के शेयर होल्डर, भाई उन्हें क्या पैसा लगा है, मालिक है वो। डायरेक्टर, कंपनी के एम्प्लॉयज़, ये लोग क्या हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर हैं ये भी। ठीक है, अब बाहर इनडायरेक्टली कैसे कंपनी से कोई रिलेटेड हो सकता है? जैसे बैंक होगा जो कंपनी को लोन देते हैं, बैंक कंपनी में काम तो करते नहीं है, लेकिन बैंक ने कंपनी को लोन तो दे रखा है ना, कंपनी ने कोई दिक्कत होगी, कंपनी डूबने वाली होगी तो बैंक का लोन का पैसा भी तो मर जाएगा। गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट कैसे कंपनी का स्टेक होल्डर हो सकती है? गवर्नमेंट भी माना जाता है स्टेक होल्डर। कैसे? गवर्नमेंट को कंपनी से क्या मिलता है, टैक्स, तो गवर्नमेंट भी कंपनी के लिए एक स्टेक होल्डर है। यानी कहने का मतलब ये है कि कंपनी इस तरीके से काम करे ताकि वो सारे कामों से कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग मतलब लंबे समय में, इसका मीनिंग समझाऊंगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, फिर भी चलो बता देता हूँ। लॉन्ग रन इसने ये बोला है, जैसे कई बार कंपनी जब स्टार्ट होती है, कोई बंदा अपना धंधा स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग के सालों में लॉस होता है। हाँ, स्टार्टिंग के सालों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि धीरे धीरे लोग जाने उस कंपनी को, उस कंपनी के प्रोडक्ट को, और धीरे धीरे लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदें, तब जाके कंपनी की वैल्यू बनती है। तो कई बार कंपनी स्टार्टिंग के सालों में जब नई नई बनती है तो लॉस झेलती है, इसलिए कहा गया है कि लॉन्ग रन में यानी लंबे समय के बाद तक कंपनी को फायदा हो, कंपनी के स्टेक होल्डर्स को फायदा हो। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट रन में कंपनी को फायदा ना हो, स्टेक होल्डर को उतना प्रॉफिट ना बने। ठीक है, स्टेक होल्डर इन दिस केस वुड इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, कस्टमर, एम्प्लॉय। देखो बता भी दिया, स्टेक होल्डर में क्या क्या आते हैं, डायरेक्टर आ गए, मैनेजमेंट आ गया, शेयर होल्डर हो गए, कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गए, सोसाइटी भी स्टेक होल्डर होते हैं एक तरह से। सर सोसाइटी कैसे हो सकती है? देखो, जहाँ पे कंपनी है, कंपनी के आसपास जब भी सोसाइटी है, या सोसाइटी को वैसे भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर सोसाइटी में जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग ही तो यूज़ कर रहे हैं उसको, कंपनी की ये भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उनका प्रोडक्ट सही हो। 10 लाख की गाड़ी 10 लाख की ही मिले जो सोसाइटी में जा रही है।
ठीक है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है अगर बंदा, मान लो कोई ब्रेड बेच रहा है, कोई खाने का सामान बेच रहा है, तो खाने का सामान सोसाइटी में यूज़ हो रहा है, तो वो चीज़ों से उसको घाटा ना हो। 50 रुपए की ब्रेड 50 की ही मिले। ठीक है, तो सोसाइटी भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड होती है। सोसाइटी के लोग ही तो कंपनी में जाके काम भी करते हैं, एम्प्लॉय भी करते हैं। कंपनी की मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से धुआं उठता है, उससे सोसाइटी को भी तो नुकसान हो सकता है। तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं किसी कंपनी से रिलेटेड होती है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो स्टेक होल्डर में ये सारे लोग आते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी ऐड कर सकते हो आप, इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ऐड कर सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी स्टेक होल्डर में आती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन या फिर मीनिंग। ठीक है सर। सर वैसे तो देखो पहली लाइन ही थी, बहुत थी समझने के लिए, मेरे साथ दूसरी लाइन में और समझाया, तो हम कैसे लिखें? आपको ये पूरा लिखना है। पहली लाइन तो इंपॉर्टेंट है ही। ये जो जो मैंने बॉक्स लगाया है ना, अच्छा ये बात बता दूं मैं, जैसे जहाँ जहाँ पे मैं ये बॉक्स लगाऊंगा, बॉक्स मार्किंग करूंगा, ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कोशिश करनी है इन वर्ड को जितना मर्जी याद रख पाओ। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हम बना बना के भी तो कोई और वर्ड चेप सकते हैं यहाँ पे? नहीं। थ्योरी सब्जेक्ट में दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना, जो चेकर होता है, वो जब चेक करता है ना, तो उसके पास जो चेकिंग के लिए शीट होती है, उसमें तो बुक की लैंग्वेज लिखी होती है प्रॉपर, लेकिन उस शीट में भी ना जो मोटे मोटे वर्ड होते हैं, वही देख के बंदा चेक करता है। हाईलाइटेड वर्ड, की वर्ड्स बोलते हैं ना आप लोग, की वर्ड्स, तो ये की वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स अगर आपको याद रखे, बाकी सेंटेंस आपने घुमा फिरा के खुद भी बना दिया तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा ये वाले कीवर्ड्स आप याद रखोगे, उतने ज़्यादा आपके नंबर आने के चांसेस होंगे। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट सर, इतना बड़ा क्यों लिखना है? डेफिनेशन तो बस इतनी ही है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। सर फिर हम दोबारा ये वाली लाइन क्यों लिखें? नहीं बेटा, लिखना पड़ेगी। ग्रेजुएशन है ये, खासकर जो डी वाले हैं, मतलब जो भी हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, आपको क्या लग रहा है आपको 2 लाइन लिख के आपको नंबर मिलेंगे? आपको ये सबको पता है कि एक कंटेंट को एक लेवल तक आपको लिखना ही पड़ेगा। 4 नंबर में आएगा तो आप 2 लाइन में वो आपको नंबर नहीं देने वाला। मान लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इसका मीनिंग आ जाए और ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो आपको क्या लगता है 2 लाइन में मीनिंग लिख दोगे आप और आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे? नहीं मिलेंगे। आपको उसको उतने अच्छे से इलेबोरेट करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑल दो अगर बुक में देखोगे तो इससे भी ज़्यादा लिखा हुआ है। यही मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में क्या बोला था आपको, कि मैंने या हमारी टीम ने इस कंटेंट को ऐसे बनाया है, बहुत कोशिश की है मैंने इसको कम करने की, लेकिन इतनी भी नहीं की कि मैं इसको 2 लाइन में ले आऊँ। इतना किया है कि जितना कंटेंट आप पेपर में लिखो और उसके बेस पे आपको नंबर मिले। और मेरा मेन मोटिव है आपको नंबर दिलाना, ये मैंने इंट्रो में बोला था आपको। ठीक है, तो इतना कंटेंट ज़रूरी है आपको लिखना। जहाँ जहाँ कम लिख सकते हो और जहाँ जहाँ अपने लैंग्वेज में ज़्यादा लिखोगे या लिख सकते हो, वहाँ वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा। आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्टर बनाना है या फिर बुक में जहाँ पे भी आपको चीज़ें मार्क करके चलनी है, कि सर ने यहाँ बोला है कि ये चीज़ ऐसा लिखनी है, यहाँ बोला कि ऐसा लिखनी है। ये चीज़ अगर आप अभी से करके चलोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए, ऑल दो बहुत टाइम दे दिया, फिर भी समझ लेते हैं। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेट का गवर्नेंस, कंपनियां कितने अच्छे से काम करें, वो अपने काम धंधे में फेयर रहें, अपने काम धंधे में ट्रांसपेरेंट रहें, सबको सारी चीज़ पता पता रहे, कोई चीज़ कंपनी छुपा के ना चले, और कंपनी जिम्मेदारी से काम करे। ऐसा नहीं ब्रेड बनाने वाली कंपनी उसमें केमिकल ही ठोके जा रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके लोगों के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी सारे काम फेयरली करे, फेयरली उसको रिपोर्ट करे, बैलेंस शीट बनाए, उसको ऑडिट करवाए, जितने भी टैक्स हैं टैक्स टाइम पे भरे, जीएसटी टाइम पे भरे, ये जो आरओसी की फाइलिंग जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये जो आरओसी की फाइलिंग है ये सब टाइम पे करे, जितने भी लीगल कंप्लायंस है वो सारे कंप्लायंसेस टाइम पे करे। ये सब चीज़ें जब समय पे करेगी, सही तरीके से करेगी, इसमें ट्रांसपेरेंट होगी, फेयर होगी, तब माना जाएगा कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनियों का अच्छे से चलना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मैंने इसको 7-8 बार समझा दिया आपको, फिर भी डाउट होगा
तो लेट मी नो। चलिए आप देखते हैं अगला, स्कोप, कंपोनेंट, या फिर इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसका एक और नाम लिख लो, प्रिंसिपल्स। आपके पेपर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्कोप आ जाए, कंपोनेंट आ जाए या प्रिंसिपल आ जाए, एक ही बात है। क्योंकि किसी बुक में, किसी बुक में जो भी आप रेफर करना चाहते हो या फिर करोगे, कहीं पे स्कोप लिखा होगा, किसी बुक में कंपोनेंट लिखा होगा, किसी बुक में प्रिंसिपल लिखा होगा। हो सकता है डीओ की बुक में कंपोनेंट लिखा हो या स्कोप लिखा हो, और बाहर राइटर किसी बुक में कंपोनेंट हो। इन तीनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। ये मत बोलना सर आपने तो ये नहीं पढ़ाया। ध्यान रखना इन चीज़ों को। आगे हम जितना जितना भी पढ़ेंगे, कहीं कहीं पे स्कोप, प्रिंसिपल, बेनिफिट, एडवांटेजेस अलग अलग होंगे। कहीं कहीं पे प्रिंसिपल में आप एडवांटेजेस ले सकते हो, कहीं कहीं पे, रेयरली। तो जहां जहां पे ऐसा होगा वहां वहां पे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन तीनों का मतलब एक ही, आपको एक ही लिखना है। अच्छा, पहले ही मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं ऑडिट में बहुत अच्छे से बताता हूँ, यहाँ भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बच्चों को हो सकता है आगे दिक्कत आए। देखो, तीन चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एडवांटेजेस, प्रिंसिपल एडवांटेजेस, एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, फीचर्स। ठीक है, आपके लेवल पे बहुत से बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। पेपर में क्या होता है, प्रिंसिपल पूछा होगा फीचर लिख दोगे, फीचर पूछा होगा एडवांटेजेस लिख के आ जाओगे। तो एक बेसिकली बता देता हूँ मैं यहाँ से। देखो, आज स्टार्टिंग क्लासों में हमको ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा, देखो मैंने पहले आधा घंटा किस में हमारा चला गया, ऑडिट समझने में। ऑडिट जबकि हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। स्टार्टिंग क्लासों में ऐसा होगा, वो चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, जिसकी वजह से आपके आगे डाउट्स नहीं आएंगे, या फिर आपको छोटी मोटी चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है बहुत बच्चों को चीज़ें पता ही ना हो, तो वो चीज़ें मैं छोटी छोटी बताता हुआ चलूँगा। इन चीज़ों में स्टार्टिंग क्लासेस में आपको थोड़ा सा लंबी खींचेंगी या फिर बहुत स्लो चलेंगी। अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं फीचर्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। फीचर्स वो होते हैं जो आपको सामने से दिखते हैं। जैसे आप क्या बोलते हो, क्या इस लड़के में कितने अच्छे फीचर हैं, इस लड़की में कितने अच्छे फीचर हैं, इस लड़के की हाइट अच्छी है, ठीक है, बाल अच्छे हैं, हाँ भाई लड़की सुंदर है, इसके बाल अच्छे हैं, आंखें अच्छी है ना, आपके लेवल पे ये समझते हो ना। तो जो फीचर आपको सामने से दिखते हैं, अब यहाँ पे फीचर का मतलब क्या हुआ, है ना, अब लड़के लड़की मत खो जाना तुम लोग। देखो, यहाँ फीचर का मतलब क्या होगा, अगर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपसे फीचर्स पूछ ले, फीचर्स, ठीक है, फीचर्स आपको इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन में ही दिख जाएंगे। फीचर्स और प्रिंसिपल, जनरली फीचर और प्रिंसिपल डेफिनेशन में दिख जाते हैं। अगर फीचर्स होंगे तो फीचर 110% उसकी डेफिनेशन में से आप निकाल सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट, थेरेटिकल सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, कहीं पे भी अगर वो डेफिनेशन लिखी है और आपसे उससे फीचर्स पूछे हैं, तो बहुत हद तक आपको पॉइंट उसकी डेफिनेशन में मिल जाएंगे। जैसे इसका मुझसे कोई पूछेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, सर फीचर बताओ, ये देखो, ये जो मैंने हाईलाइट करके इसके फीचर ही तो है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फीचर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंट, ये सब फीचर्स हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं दोस्त, प्रिंसिपल्स होते हैं जो अंदरूनी होते हैं, जो सामने से नहीं दिखते। सर क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आया, अभी समझोगे तुम। अभी मैंने लड़के लड़के एग्जांपल दिया ना, लड़के के एग्जांपल में क्या बोला कि उसकी हाइट अच्छी है, ठीक है, उसकी बॉडी अच्छी है, ठीक है। लड़कियों को क्या बोला, भाई उसकी आंखें अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं। अब
आपको क्या पता चल रहा है, ये तो हो गया आपके फीचर, आपने फीचर देखे। अब प्रिंसिपल समझते हैं। भाई वो जो लड़का है वो एक नंबर का झूठा है, तो क्या उसके अच्छे प्रिंसिपल्स हुए? नहीं, उसके प्रिंसिपल अच्छे नहीं हुए। भाई वो जो लड़की है वो हमेशा सच बोलती है, वो बहुत ही ऑनेस्ट है, तो ये उसका एक फीचर, वो प्रिंसिपल हुआ। फीचर नहीं हुआ, ये उसका प्रिंसिपल हुआ। अभी हम सब्जेक्ट के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी रियल लाइफ में अलग समझ के चलना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग। जो आप बहुत लोग गलती करते हो, इनको इसमें लिख के आ जाओगे, इसको इसमें लिख के आ जाओगे, और आपको पेपर में नंबर नहीं मिलते। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ, ध्यान सुनो, फिर से सुनो। फीचर्स जो सामने से दिखते हैं, किसी भी डेफिनेशन में या किसी पर्सन में या फिर किसी भी चीज़ का आप फीचर जानना चाहते हो। जैसे गाड़ी का फीचर क्या होता है, उसका अलॉय व्हील हैं, आपको दिख जाता है ना, अलॉय व्हील हैं, कितने इंच के टायर हैं, 22 इंच के हैं, 20 इंच के हैं, कितने इंच के टायर है, डिस्प्ले उसकी डिजिटल है कि नहीं है, बैक कैमरा है कि नहीं होता, तो आप देख ही लोगे ना, गाड़ी खोलोगे देख लोगे वहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, उसको दिख जाएंगे आपको डैशबोर्ड पे। टायर पता चल जाएंगे आपके, आपको दिख जाएगा हेडलाइट कितनी स्ट्रांग है, वो तो हेडलाइट दिख ही जाएगी आपको जलाते हुए। ये क्या हो गया उसके फीचर्स। प्रिंसिपल्स क्या होंगे? प्रिंसिपल क्या होगा, वो कितनी सेफ है वो कब पता चलेगा? एक्सीडेंट होने में पता चलेगा। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसे होंगे जो उसके अंदरूनी उसके फीचर्स होंगे। ठीक है, कि उसका सस्पेंशन कैसा है, वो जब बस चलेगी तब पता चलेगा ना आपको, सस्पेंशन कैसा है उसका, वैसे तो पता चलेगा नहीं आपको। बैलेंस कैसा है गाड़ी का, ऐसे उस इंसान की कितना ऑनेस्ट है वो। ठीक है, सच बोलता है झूठ बोलता है, ये तो उसके अंदरूनी चीज़ हुई ना, वैसा तो पता नहीं चल रहा। राइट, तो जो अंदरूनी चीज़ होती है उसको हम जनरली बोलते हैं प्रिंसिपल्स। उसके बाद आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होता है सर? एडवांटेजेस होता है उसको करने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, उस चीज़ को करने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। गाड़ी को खरीदने के बाद फ़ायदा क्या है आपको? हम गाड़ी का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं बार बार? क्योंकि मैंने देखो टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया, गाड़ी का एग्जांपल लिया, इसलिए बार बार मैं आपको गाड़ी का एग्जांपल ले रहा हूँ, कहीं आप भूल जाओ। गाड़ी खरीदने के बाद उसके गाड़ी के एडवांटेजेस क्या हैं? आप टाइम पे घर जाओगे, गाड़ी चलाओगे, बाइक सेफ है गाड़ी। ठीक है, टाइम से घर गए, सेफ्टी से गए, बारिश में भीगे नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत छोटी लगेगी। तो गाड़ी के क्या हो गए फायदे, हो गए फायदे, बेनिफिट या फिर एडवांटेजेस। ठीक है, तो फीचर्स में फीचर्स लिखना है, प्रिंसिपल में प्रिंसिपल लिखना है, एडवांटेजेस में एडवांटेजेस लिखना है आपको। दोबारा सुन लो एक बार दोबारा। जो बाहरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हिंदी में लिख दूं? बाहरी या फिर लिख रहा हूँ आउटर, जैसे समझने के लिए मैं वर्ड लिख रहा हूँ बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में। इंटरनल, इसका मतलब होगा बेनिफिट। बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट, या जो जिस भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो उस चीज़ से जो भी आपको फायदे मिलेंगे। फीचर्स होते हैं जो सामने से दिखते हैं, प्रिंसिपल्स होता है जो उसके अंदरूनी उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, वो हो गए आपके प्रिंसिपल। एडवांटेजेस हो गए उस बंदे के या फिर उस प्रोडक्ट के फायदे। ठीक है, अच्छा आप ये मत सोचे चलना कि सर ने वो एग्जांपल नहीं दिया लड़के लड़की का फ़ायदे का। ठीक है, अगर वो बंदा सामने से ऑनेस्ट बंदा है तो उसके उससे आपके दोस्त से ज़्यादा टिकेगी, चाहे वो कितना भी सुंदर है लेकिन वो झूठा एक नंबर का कमीना है। ठीक है, सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड बट समझाने के लिए ज़रूरी है, तो आपके उससे दोस्ती नहीं टिकेगी। राइट, आपको मुझे पता है वो वाले एग्जाम्पल भी आपको चाहिए होते हैं याद रखने के लिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे से जो भी हम फीचर्स या प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ दिमाग में घुमा के चलते रहना कि सर ने क्या चीज़ बताई थी। चलिए अब पढ़ते हैं हम स्कोप्स, कंपोनेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल और यहाँ मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया था ना, फीचर्स और प्रिंसिपल अंदरूनी, प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं, यहाँ पे फीचर्स एक ही हैं, यहाँ पे एक ही हैं, यहाँ पे दोनों एक ही मान के चलो आप, कहीं कहीं पे आपको दोनों एक ही मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी एक साम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्सटर्नल फीचर भी और इंटरनल फीचर भी यही है।
कि वो अकाउंटेबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सिचुएशन इन विच एनी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल एंड नीड्स टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी रीजन एनीथिंग रॉन्ग इन द वर्क। बहुत सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अकाउंटेबिलिटी क्या हो गई? वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में जो भी कोई पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है अगर किसी चीज का। जैसे सर, जैसे जो अकाउंटिंग करता है कंपनी में, जो टैली में एंट्री करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करता है, बिलों की एंट्री करने के लिए वो अकाउंटेंट जिम्मेदार है, राइट? अगर कुछ गलत हो गया, मान लो उसने कोई एंट्री गलत कर दी यार, फिक्स एसेट की एंट्री उसने पेंडल में कर दी, एक्सपेंस में डाल दी, मान लीजिए, तो वो गलती के लिए वो बंदा ही तो जिम्मेदार होगा, वही अकाउंटेंट तो उसके उस गलत एंट्री के लिए अकाउंटेबल होगा, जिम्मेदार होगा। और जब उससे कुछ पूछा जाएगा कि भाई ये एंट्री गलत हो गई, तो उसका उस बंदे के पास जेन्युइन रीजन होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी रीजन होना चाहिए। मान लो अकाउंटेंट ने गलती कर दी भैया, उसने क्या करा, उसने एक बिल आया था, बिल था 10,000 का, 10,000 का उन्होंने कोई प्रिंटर खरीदा था, मान लो। प्रिंटर होता है एसेट, फिक्स एसेट बनता है, उसकी एंट्री होनी चाहिए थी फिक्स एसेट्स टू बैंक। उसने क्या कर दी, फिक्स एसेट्स की जगह डाल दिया उसको प्रिंटर एक्सपेंसेस टू बैंक, यानी P&L में चला गया एंट्री, यानी कहाँ चाहिए थे, फिक्स एसेट्स में, राइट? उससे पूछा भाई भाई तूने एंट्री गलत क्यों मार दी? वो कहेगा सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था ये बिल देख के, और छोटा बिल था 10,000 का था, तो मैंने इसको सीधा एक्सपेंस में डाल दिया। तो उससे कहेंगे चलो ठीक है, 10,000 का कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बड़ी कंपनियों के लिए, सीधा उसको एक्सपेंस में डाल दिया। तो ये फिर भी एक जेन्युइन आंसर हुआ, ठीक है? यानी जो जिम्मेदारी है वो अपना काम जिम्मेदारी से करे। ये एक क्या फीचर हुआ या फिर क्या प्रिंसिपल हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी मतलब, लिख देता हूं, जिम्मेदारी। अब आता है फेयरनेस। फेयरनेस क्या होता है देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब, CG का मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है? फेयरनेस, सबको फेयर रख के चलो, सबको बराबरी से लेके चलो। जैसे क्या बोला यहाँ पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रीट ऑल शेयर होल्डर्स इक्वली, सारे शेयर होल्डर को बराबरी से ट्रीट करे, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज सर, माइनॉरिटीज कहाँ से आ गया यहाँ पे वर्ड? माइनॉरिटीज का मतलब, यहाँ पे वर्ड का मतलब है दोस्तों जो छोटे शेयर होल्डर होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है? स्मॉल शेयर होल्डर को यहाँ पे बोला जाएगा माइनॉरिटीज। कहने का मतलब है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, सारे शेयर होल्डर को बराबर ट्रीट करो। जिनके पास 10 शेयर हैं उनके पास भी हक होना चाहिए अपनी बात कहने का, और जिनके पास 100 शेयर हैं उनके पास भी अपना हक होना चाहिए अपनी बात को कहने का या अपनी बात को सामने रखने का, ठीक है? तो ये बोल रहा है हु प्रोवाइड स्मॉल पार्ट ऑफ द कंपनीज ओनरशिप, यानी माइनॉरिटी को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, यानी जिसके पास कम शेयर है उसको भी। यहाँ पे माइनॉरिटी से कुछ गलत वे में मत लेके चला। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड्स इफेक्टिव रिड्रेसल फॉर एनी वायलेशन दैट इज कस्टमर केयर। मतलब अगर माइनॉरिटी छोटे शेयर होल्डर्स के साथ भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही हैं, तो उनकी जो शिकायतें हैं उनको रिड्रेस करना चाहिए, उन उन शिकायतों को भी रिड्रेस करना चाहिए कस्टमर केयर द्वारा। कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के इसने कस्टमर केयर बड़ा मत लग दिया, पॉइंट ये है कि बड़े शेयर होल्डर छोटा शेयर होल्डर के राइट बराबर होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत इसको आ रही है तो इसकी बात भी उतनी जल्दी और उतनी अच्छी तरीके से सुनी जाए जितने अच्छे तरीके से बड़े शेयर होल्डर की बात सुनी जा रही है। जैसे कि इसने शिकायत की छोटे शेयर होल्डर ने कि भाई मेरे को ना इस साल की बैलेंस शीट नहीं मिली, अभी तक 30 सितंबर आ गया लेकिन मेरे को बैलेंस शीट नहीं मिली, मेरी ईमेल आईडी में बैलेंस शीट शेयर नहीं करी कंपनी ने। इसको तो पहले टाइम पे शेयर कर दी, इसको तो भाई अगस्त क्या बोलते हैं, अगस्त में शेयर कर दी, 1 महीने पहले शेयर कर दी।
लेकिन इसके बाद जिसके पास कम शेयर थे, इसको बैलेंस शीट ही शेयर नहीं कर रही कंपनी, इसने शिकायत की फिर भी शेयर नहीं करी कंपनी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शेयर होल्डर के जितने हक एक शेयर होल्डर के हैं उतने दूसरे को भी होना चाहिए, यानी सब कुछ फेयर होना चाहिए। अगला ट्रांसपेरेंसी। एक मिनट। सॉरी, ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता हिंदी में शायद, ठीक है, यानी सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई चीज़ कंपनी को छुपानी नहीं चाहिए। क्या बोलता है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स इंश्योर टाइमली एक्यूरेटली डिस्क्लोज करे सारे मटेरियल मैटर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, ऑनरशिप। सर क्या बोल दिया इसने, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा हूँ मैं भी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने लग गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी को जो भी मटेरियल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अच्छा बहुत बच्चों को पता नहीं होता, जिसने ऑडिट नहीं पढ़ा होता, ऑडिट में शब्द आता है मटेरियल का मतलब इम्पोर्टेंट। ध्यान रखना, ऑडिट में और यहाँ पे मटेरियल का मतलब क्या होगा, इम्पोर्टेंट। जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं कंपनी के अंदर जो चल रही हैं, वो सारी समय पर टाइमली उसको बतानी चाहिए अपने स्टेक होल्डर को, अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और क्या क्या बताना चाहिए, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कंपनी की, परफॉर्मेंस क्या चल रही है, ऑनरशिप क्या चल रही है, आज की डेट पे कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, ऐसा तो नहीं कंपनी डूबने वाली है अगले कुछ सालों में, ऐसा तो नहीं है। यानी जो भी कंपनी के बारे में सब चीज़ें समय पे ट्रांसपेरेंटली सबको बता देनी चाहिए। इंडिपेंडेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेक्स प्रोसीजर रूल स्ट्रक्चर इन प्लेस टू मिनिमाइज और अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर इंडिपेंडेंस सर थोड़ा पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, कहाँ पढ़ा है सर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पढ़ा था ना हमने ऑडिटिंग में, यही वर्ड है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपनी के अंदर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनने चाहिए जो हर किसी की ड्यूटी को अलग अलग करे। सर अभी भी समझ में नहीं आया, जैसे अकाउंटिंग का काम एक बंदे का होगा, इनकम टैक्स भरने का काम अलग बंदे का होगा, और उनको चेक करने का काम अलग बंदे का होगा। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट हो, अलग अलग हो, ताकि इससे दो बंदों के काम में झगड़ा ना हो, उसे बोलते हैं झगड़े होने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जिसका जो काम है, जिसको जितना चीज मिलना चाहिए उसको वो काम मिले, उसको उतनी चीज मिले टाइम पे, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। अगला कंप्लायंस विद रूल्स, ये तो सिंपल सा समझे पॉइंट है, समझ ही गए होगे आप। जो भी कंपनी पे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हैं, कंपनी को कंपनीज एक्ट में जो भी लॉज, देखो पढ़ लेते हैं पहले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल लॉज, कोड ऑफ ऑल लॉज। एक कंपनी में क्या क्या लॉ अप्लाई होते हैं, कंपनी को कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, हो सकता है आरबीआई, अगर कंपनी बड़ी बन जाती है तो आरबीआई, कस्टम, अगर कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है तो कस्टम लॉ भी अप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। और अगर कंपनी लिस्टेड है, कंपनी का शेयर मार्केट में शेयर चलते हैं, तो वहाँ पे सेबी सेबी एक्ट, तो कंपनी पे जो जो लॉ एप्लीकेबल हैं वो सारे लॉज को कंपनी को, ठीक है, अच्छे से उन लॉ को क्या बोलते हैं, कंप्लाई करके चलना चाहिए। ये बोलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, ये आज हमने बहुत ही बेसिक करा है, इसको आज हम यहीं रोक के चलेंगे। ठीक है, ऑल्दो हमने किए सिर्फ दो ही टॉपिक हैं, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन और एक पढ़ा है हमने कंपोनेंट प्रिंसिपल या फिर स्कोप। ठीक है, बट इसमें हमने बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें समझी हैं जो कि आपके आगे समझने के लिए, आगे का जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, आगे के जो चैप्टर स्टार्ट होंगे, उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था कि जो भी कंटेंट, हम जो भी टॉपिक्स एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ेंगे वो हम एट द एंड ऑफ द क्लास उसको डिस्कस कर लेंगे 5-10 मिनट में। ठीक है, तो ये टॉपिक हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम ये सारा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मैं शुरू से रिवाइज कर देता हूँ, शुरू से, बिल्कुल शुरू से। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी होती क्या है। हमने ये समझा था आज, कंपनी क्या होती है। कंपनी होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो कुछ लोग मिलके, प्राइवेट कंपनी तो कम से कम 2 लोग होते हैं, पब्लिक कंपनी कम से कम 3 लोग होने चाहिए। ये लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं। उसको बनाने के लिए वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, नाम, एड्रेस प्रूफ, अपने खुद की आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें के साथ आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी का एक फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म का नाम है स्पाइस। उस फॉर्म को भर के सबमिट कर देते हैं। उस सबमिट करके फॉर्म को आरओसी यून फॉर्म को सबको चेक वगैरह करके देखता है कि हाँ भाई सब कुछ डाटा ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं। वो क्या करता है, इस कंपनी को रजिस्टर कर देता है और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। उसके बाद कंपनी अपना काम धंधा स्टार्ट करती है, खरीदेगी, परचेज करेगी, कुछ सामान बनाएगी, बनाने के बाद वो मार्केट में बेचेगी, पैसा आएगा, लोन लेगी, जो भी सारे काम वगैरह कंपनी पूरे साल में करती है वो सारे करेगी। और उसके बाद साल के एंड में जाके वो अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ आती हैं, बैलेंस शीट आता है, P&L आता है, कैश फ्लो आता है, नोट्स अकाउंट आते हैं। कम से कम ये 4 चीज़ें तो आती ही आती हैं। इन सब के बेस पे ऑडिटर जो अपॉइंट होता है, एक सीए या फिर एक सीए की पूरी फर्म अपॉइंट होती है, जो कि इन सारी चीज़ों को, कंपनी के काम धंधे को चेक करती है और 30 सितंबर तक एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करती है। ठीक है, ये ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कंपनी इन सारी चीज़ों को, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ऑडिट रिपोर्ट को, ठीक है, आरओसी को फाइल कर देती है। फाइल कर देती है मतलब एक फॉर्म भरती है जिसमें इन सब की पीडीएफ अटैच कर देती है। ठीक है, तो आरओसी के पास ये डेटा चला जाता है। ठीक है, और साथ साथ में कंपनी टैक्स टाइम पे भर रही है कि नहीं भर रही, जीएसटी टाइम पे भर रही है नहीं भर रही, ये सब कुछ ऑडिटर चेक करता है। ये एक बेसिक कंपनी का ऑपरेशन हो गया। उसके बाद पढ़ा हमने ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग होता है कि जो भी सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदरवाइज, ठीक है, एक कंपनी में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फिर कुछ और चीज़ें, उन सब चीज़ों को चेक करना और एट द एंड एक रिपोर्ट जारी करना, ये होता है एक ऑडिटर का काम। ठीक है, जिसमें मैं 2 वर्ड मेन सीखे थे, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट। सिस्टमैटिक का मतलब यहाँ पे क्या था कि ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक ढंग से चलती है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कोई भी काम कभी भी हो रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने कैसे भी चेक कर लिया, नहीं। एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है एक्चुअली। साइंटिफिक प्रोसेस मतलब पुराने ज़माने में इन चीज़ों को तरीके से, जब ऑडिटिंग का कंसेप्ट आया था तो इस चीज़ को चेक किया गया कई सालों तक कि हाँ भाई एक तीसरा बंदा तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा। इससे क्या होता है कि गलती जो भी करेगा तो तीसरा बंदा तो पकड़ ही लेगा। तो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से एक प्रोसेस है जो ऑडिट करेगा तीसरा बंदा और अपनी एक रिपोर्ट जारी करेगा और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट होगी। गवर्नमेंट को क्या पे, आरओसी को। आरओसी भी एक गवर्नमेंट का क्या है, विंग है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑडिटर इन सारी चीज, कंपनी के अंदर सारी चीज़ों को चेक करे, खासकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और उनको चेक करने के बाद अपनी अपनी ओपिनियन दे कि जो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ चेक कर ली और मैंने देखा कि इस कंपनी में ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर है का मतलब क्या होता है? ट्रू एंड फेयर का मतलब ये होता है कि जो जो चीज़ें कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हैं उन उन चीज़ों को ध्यान में रख के कंपनी ने अपना ऑपरेशंस किए हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई है या नहीं, या उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, वो भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर लिख देता है। ठीक है, अब आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो शब्दों से बना है, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट यानी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, वो फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल का कंपनी भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल का बिजनेस भी हो सकता है। गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब गवर्न करना यानी चलाना। तो कंपनी को कितने अच्छे ढंग से चलाना चाहिए, यानी कैसे चलना चाहिए, चलाना चाहिए, उस चीज़ को बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो देखते हैं। वो होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, यही हमने इसके प्रिंसिपल में ही पढ़े थे। फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ये सब चीज़ें होंगी तो उससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे और फायदेमंद होगा स्टेक होल्डर्स को। सर अच्छा, फायदेमंद कैसे होगा ये भी सुन लो। कंपनी अपना काम ढंग से करे, टैक्स ढंग से भरे, टाइम पे भरे, तो कंपनी में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कंपनी में कोई नोटिस नहीं आएगा इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का, कंपनी का नाम खराब नहीं होगा। अगर कंपनी अपना सारा काम फेयरली करेगी तो कंपनी का नाम खराब नहीं होगा, ना उसके शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू गिरेगी, तो इससे बिजनेस और बढ़ेगा। सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, यार ये कंपनी का काम अच्छा है, इससे हम काम और करवाते हैं। ऐसे तो होता है ना, जब आप कोई काम कर रहे हो, आप भी आप अच्छा काम करोगे तो आपकी वैल्यू और बढ़ेगी, जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपका ही फायदा होगा, आपका फायदा होगा तो आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर घर में उनको भी फायदा होगा, जिससे जो आपसे रिलेटेड लोग हैं उनको भी फायदा होगा कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है। ऐसा होता है ना इन जनरल। तो उसी हिसाब से अगर कंपनी सारे काम तरीके से करेगी तो बेनिफिशियल होगा किसके लिए? सबके लिए। स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर में कौन कौन से लोग आते हैं? डायरेक्टर, मैनेजमेंट, सोसाइटी, कस्टमर, एम्प्लॉय, मैंने क्या बोला इसमें, गवर्नमेंट भी आ जाती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ लेकिन आते हैं प्रैक्टिकली। फिर मैंने आपको बताया था थोड़े से डिफरेंस, फीचर्स, प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस। यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट में फीचर और प्रिंसिपल एक ही हैं लेकिन जनरली इनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। फीचर का मतलब होता है जो कि बाहरी किसी चीज़ की जो देख के पता चल जाए, उन सारी चीज़ों को बोलते हैं फीचर्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो कि उस बंदे के अंदर जो उसके प्रिंसिपल हैं या जो उसके अंदर का क्या कह लो उसको, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं छुड़वाया, एक दो, नहीं ठीक है, ठीक है, मैं कुछ सोच रहा था, सॉरी। फीचर्स हो गए जो भी आपके बाहरी आपके देख के किसी भी चीज़ को देख के पता चलते हैं, वो सारे फीचर्स हो गए। जो कि उसके इंटरनल क्वालिटीज़ हैं वो सब आगे आपके प्रिंसिपल, और जो वो पर्टिकुलर काम करने से या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने से आपको मिलता है बदले में, उसको बोलते हैं एडवांटेजेस। अगला हमने पढ़ा था स्कोप, कंपोनेंट या फिर प्रिंसिपल। ये जो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आपको, अकाउंटेबिलिटी यानी कोई भी काम जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ गलती हुई है तो उस बंदे को उसका जवाबदेही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फेयर होना चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर। ठीक है, जो जिस लेवल पे उससे वैसे ही उसको उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर के राइट, अगर 100 शेयर होल्डर वाले को जितने राइट मिल रहे हैं उतने ही राइट्स 10 शेयर होल्डर को भी मिलने चाहिए। ठीक है, यानी जिस बंदे को 10 शेयर है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी कंपनी में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें ऑपरेशन चल रहे हैं वो समय से सबको पता चलने चाहिए, यानी सारी चीज़ें पारदर्शनीय होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस, हर किसी की जॉब एक अलग डिफाइंड होनी चाहिए, इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसका काम ये है कंपनी के अंदर। ठीक है, ताकि दोनों के बीच में झगड़ा ना हो कि ये तो मेरा काम था, या तो मैं करूँगा, तूने कर लिया, तेरे ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबके काम अलग अलग डिवाइड होने चाहिए। कंप्लायंस विद रूल्स, कंप्लायंस विद रूल्स, कंप्लायंस विद रूल्स में क्या आता है?
जो भी कंपनी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल्स हैं, जो भी एक्ट एप्लीकेबल्स हैं, वो सारे कंपनी कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कंपनी करती है तो ये माना जाएगा कि उस कंपनी में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। राइट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। चलिए, तो आज के दोस्तों इतना ही। इस चीज़ को बस आपको क्या करना है, एक बार बुक से रीड कर लेना बस। बुक से नहीं, मतलब जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी, एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ अलग से पीडीएफ ओपन करोगे आपने एप्लीकेशन में, उसको रीड कर लेना। यही चीज़, यही सारी चीज़ें आपको रीड करनी है बस। और कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे जो भी नंबर आपको अवेलेबल होगा आप उस पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने अगले टॉपिक के साथ। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन दी व्हाट्सएप नंबर जो भी आपको अवेलेबल होगा एप्लीकेशन में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।